राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने दो मणिपुर आपने बना दिए। आपके राजनीति से दो मणिपुर आज बन गए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अच्छी खबर के साथ शुरुआत ये कि राहुल गांधी की भारत की संसद में वापसी हो गई है। ये अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बना रहे और लोकतांत्रिक भविष्य भी उसका यही हो। उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि मजबूत विपक्ष का होना उतना ही ज़रूरी है जितना बेहतरीन सत्ता पक्ष का होना। राहुल गांधी की बहुत ही ज़रूरी और बेबाक, बेधड़क आवाज़ अब संसद में सुनाई देगी। अविश्वास प्रस्ताव तो मूव कर दिया, जिस पर आज बहस भी हुई। इस अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में राहुल गांधी का लगातार इंतजार रहा। राहुल गांधी नहीं बोले। माना जा रहा है कि कहीं ये रणनीति ये तो नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी होंगे सदन में तभी राहुल गांधी भी बोलेंगे। उनकी जगह पर हमने देखा गौरव गोगोई को बोलते हुए। शानदार उनका भाषण रहा गौरव गोगोई का। उनका एक जो वाक्य है वो बिल्कुल एक तरह से घर कर गया जब उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि भारत को की एकता की बात करती है। भारत को एक करना तो दूर की बात है, मणिपुर में दो मणिपुर बना दिए, यानी कि भारत की एकता की बात करते हैं। आपने एक राज्य में ही दो अलग राज्य बना दिए, लोगों को अलग अलग आधार पर, पहचान के आधार पर बांट दिया। लंबा उनका भाषण था जिसमें उन्होंने गृह मंत्री के ऊपर भी पूरी तरीके से निशाना साधा। लेकिन इंतजार हो रहा है कि अब कई हफ्ते गुजर जाने के बाद राहुल गांधी, जिनकी आवाज़ को बहुत ही बर्बर तरीके से दबा दिया गया था, उनका जो गुनाह नहीं था, जिस गुनाह के प्रोपोर्शन में जिस कदर उनको सज़ा दी गई, साफ तौर पे पता चल रहा था। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कह रहा था कि ये पूरे तरीके से वही प्ले बुक है, तानाशाही की प्ले बुक, जिसमें जो आपका सबसे बड़ा चैलेंजर है उसकी न सिर्फ के आवाज़ दबा दीजिए बल्कि उसके हाथ पैर काट दीजिए कि वो पूरे तरीके से चुनाव लड़ने की किसी हैसियत में भी ना हो। हमने देखा है कि बाकी जगहों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग वक्त में, अलग अलग दौर में, सिर्फ आज ही की बात नहीं है कि हम 2023 का हम जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग वक्त में अलग अलग तानाशाहों ने ये काम किया है कि जो अपने राजनीतिक सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं उनको डिस्क्वालीफाई करवाया है, उनको जेल में डाल दिया है। कुछ हमने देशों में तो यहाँ तक देखा कि उनकी हत्याएं तक की हैं। तो इस तरह से राहत की बात फिलहाल ये है कि भारत की जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने बाकायदा अब राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत ये फिलहाल दे दी है कि न सिर्फ कि वो संसद में बोल पाएंगे जब भी बोलेंगे, बल्कि इसके अलावा वो चुनाव भी लड़ पाएंगे। तो अब मैं आ जाती हूँ अविश्वास प्रस्ताव पर और इस बात पर भी मैं आपसे कुछ ही मिनटों में चर्चा करूंगी कि राहुल गांधी जब आए हैं तो राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जब वो गए थे तो वो शेर थे और बब्बर शेर बन के आए हैं। मैं इस तरह से मैं कहूँगी कि इस तरह की मैं संज्ञाएं देने में तो विश्वास नहीं रखती, लेकिन अगर उनकी इस बात का मर्म समझने की कोशिश की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ दोगुनी हो जाएगी अब जबकि वो संसद में बोलेंगे। राहुल गांधी के लिए इस कार्यक्रम में मैं इस तरह के 5 बिंदु आपके सामने रखूंगी जो मैं समझती हूं कि जब राहुल गांधी वापस आए तो उनके पास ये 5 बड़ी चुनौतियां हैं, या आप समझ लीजिए 5 बड़े एजेंडा होना चाहिए उनके पास कि ये अगले कुछ महीनों में 2024 के चुनाव से पहले उन्हें करना है। इसमें अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ आपसे कि जो भाजपा ने इसका किस तरीके से जवाब दिया। आप ये सोचिए कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, उनको पेश किया गया कि वो उनका जवाब देंगे, और निशिकांत दुबे आप जानते हैं उनके बातचीत करने का अंदाज, जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक तरीके से सोनिया गांधी से बात की। उनका ये वाक्य, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी देखिए यहाँ पर बैठी हैं, राहुल गांधी तो नहीं आए, मैं इंतज़ार कर रहा था राहुल गांधी बोलेंगे लेकिन वो नहीं बोले, हो सकता है सो के ना उठे हों, तैयार होने में देर हो गई हो। और सोनिया गांधी वहाँ बैठी हुई थी, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटे को सेट करना है, दामाद को भेंट करना है।
इस तरह से एक बुजुर्ग महिला, एक बुजुर्ग सांसद, एक वरिष्ठ राजनेता का मजाक उड़ाते हुए निशिकांत दुबे ने एक भद्दी भाषा में इस तरीके से सोनिया गांधी जी से बातचीत की। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये तो इन दोनों की बात रही। अब यहाँ बात आ जाती है कि ये भी बात आ रही है खबर कि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि एनडीटीवी की खबर में पड़ी थी कि राहुल गांधी को जो उनका पुराना बंगला था, जो एक बिना चेहरे पर शिकन लाए हुए राहुल गांधी ने उस बंगले को खाली कर दिया था 12 तुगलक लेन, वो बताया जा रहा है कि वापस अब चूंकि उनकी मेंबरशिप बहाल हो गई है, सदस्यता बहाल हो गई है, तो उनको ये भी वापस मिल जाएगा, उनका बंगला यह दे दिया गया है, ये बताया जा रहा है। अब मैं आप बात करना चाहती हूँ कि राहुल गांधी किस तरह की कांग्रेस और किस तरह का इंडिया अलायंस या विपक्ष का अलायंस बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो मैंने खुद एक पत्रकार की हैसियत से उनके साथ मैंने सफ़र भी किया। मैंने उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर और साथ साथ में जम्मू कश्मीर तक गई थी, वहाँ पर ये देखने के लिए कि जब एक व्यक्ति, एक नेता भारत को जोड़ने की बात कर रहा है, एक ऐसा भारत जो 10 साल में इस हद पर आ चुका है कि लगातार वहाँ पर नरसंहार की आवाज़ें, ललकार बरस रही है, एक समुदाय को बिल्कुल उसका शैतानीकरण कर दिया गया है, उसको पूरे तरीके से पराया बना दिया गया है, पूरे तरीके से विभाजित इस समाज और इस देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या कर पाएगी। और उस वक्त मैंने कहा था कि ज़मीन पर मुझे काफ़ी असर नज़र आया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 150 दिन राहुल गांधी ने सफ़र किया था। हरियाणा में गई थी और आज हरियाणा से ही मैं शुरुआत कर रही हूँ कि राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया अलायंस के लिए एजेंडा क्या होना चाहिए चुनाव से पहले, या फिर मैं इसको आसान शब्दों में कहूँ तो जो कमियां मुझे दिख रही हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी की कांग्रेस, जिसने एक वक्त में एक बहुत ही बहादुरी का चेहरा हमारे सामने पेश किया कि एक ऐसी राजनीति, बहुसंख्यकवादी राजनीति, एक बहुत ही हिंसक राजनीति, एक ऐसी राजनीति जो भारत का संविधान और उसके लोकतंत्र को अपने कदमों तले कुचल के भारत को एक धर्म पर आधारित राष्ट्र बनाना चाहती है, उसको चुनौती देने की कोशिश की। आज वही राहुल गांधी की कांग्रेस जो नूह में हिंसा हुई है, जो वहाँ हज़ारों लोगों को परेशान किया जा रहा है हरियाणा सरकार के ज़रिए, साफ साफ शब्दों में कहूँ तो हरियाणा के मुसलमानों को जिस तरीके से उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, 700 से ज़्यादा घरों को, झुग्गियों को, मकानों को, होटलों को, खोमचों को, छोटे छोटे जो सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं, उनके ऊपर से तिरपाल तक खींच के उन पर बुलडोज़र चला दिया गया। बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बड़ी तादाद में लोग वहाँ से डर की वजह से अपने घरों से भागे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? सीधा सवाल, दो टूक सवाल। ऐसे में जो हरियाणा में कांग्रेस है वो क्या कर रही है? हरियाणा की जो कांग्रेस है बहुत मजबूत कांग्रेस है। 31 तो अभी जो चुनाव हुआ वहाँ पर, जो असेंबली इलेक्शन हुआ, वहाँ 31 जो एमएलएज हैं कांग्रेस पार्टी के, 31 एमएलएज हैं। आप ये सोचिए, 40 के मुकाबले बीजेपी के 40, कांग्रेस पार्टी के 31, बहुत दूर की बात नहीं है। क्या कर रहे हैं वो 31 एमएलए? सिर्फ 2 लोगों की खबर मैंने पढ़ी, बहुत देर से रिसर्च करी थी, सिर्फ 2 लोगों की खबर पढ़ी। दोनों जो मुस्लिम एमएलएज हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी मैंने खबर पढ़ी। एक की खबर पढ़ी है कि किस तरीके से जो मामन खान नाम के एमएलए हैं उनको उनकी सरकार ने सुरक्षा वापस ले ली है। उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के हिंसा में शामिल होने के या उसमें साजिश करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और विधायक ने अपने आप को जान का खतरा बताया है, धमकियां मिल रही हैं। इस पर मैंने अभी नहीं देखा है कि कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसका क्या बयान आया है। दूसरे नेता जो उनके हैं आफ्ताब अहमद एमएलए, वो जगह जगह बयान देते हुए घूम रहे हैं, चाहे वो एएनआई से बातचीत कर रहे हों, बाकी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हों। सिर्फ मुझे हरियाणा कांग्रेस में अभी ये 2 लोग ही अभी तक दिखाई दिए और सुनाई दिए। इसी दौरान जो है मैंने बातचीत की थी दीपेंद्र हुड्डा से, वो इंटरव्यू आप द वायर पर देख सकते हैं। उनका क्या बयान था ये खुद आप देखिए, आप ही सुनिए कि किस तरह से बात हुई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी की जो ये मोहब्बत की दुकान है आखिर कैसे चल रही है? क्या वाकई ये इस मोहब्बत की दुकान हरियाणा में नहीं लगेगी? हरियाणा की कोई परवाह नहीं है? राहुल गांधी का कोई ट्वीट भी मैंने अभी तक इस पर नहीं देखा है। एक और बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो सवाल मैं दीपेंद्र हुड्डा से भी मैंने पूछा और उनसे पूरी बातचीत नहीं हो पाई, वो ये कि नासिर जुनैद के मामले में राजस्थान में उनकी सरकार, ये दोनों निवासी नासिर और जुनैद, फरवरी के महीने में उनकी कार में हत्या कर दी गई थी इन दोनों लोगों की। इस पर राजस्थान सरकार अभी तक, फरवरी से लेकर अब तक, जो उसमें आरोपी हैं, खासकर एक मुख्य आरोपी मोनू मानेसर, उसके अलावा दूसरे लोग, उनको अरेस्ट करने में
गिरफ्त में लेने में नाकाम रही है। हरियाणा सरकार तो नाकाम रही है, उधर राजस्थान भी सरकार भी नाकाम रही है। इस पर क्या जवाब है राहुल गांधी का, ये मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। अब यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात आ रही है कि जिस तरह से जो नफरती एजेंडा, पॉइंट नंबर 2, नफरती एजेंडा जो चलाया जा रहा है पूरे टीवी न्यूज़ के ज़रिए पिछले लगातार 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला रवांडा रेडियो बना हुआ है भारत के एक समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए खासकर नफरत की इस तरह से आवाज़ें आती हैं। कहा जाता है कि इनका आखिरी इलाज कीजिए, इनका फाइनल सोल्यूशन कीजिए। इस तरह की चीज़ें, फाइनल सोल्यूशन की चीज़ें बोली जा रही हैं। इस तरह के भाषण, लगातार नफरत फैलाई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ और दोनों समुदाय को आपस में लड़ाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। हरियाणा का ये पूरा जो हिंसा हुई है इसमें भी एक समुदाय को खासकर एक विलन की तरह, एक दैत्य की तरह, शैतान की तरह पेश करने की कोशिश हो रही है। पीड़ित समुदाय को शैतान की तरह पेश करने की कोशिश हो रही है। इस पर क्या रवैया है? मैंने एक अच्छी पहल तो देखी ज़रूर। छत्तीसगढ़ से खबर ये आई कि भूपेश बघेल जो न्यूज़ 18 मुकेश अंबानी के चैनल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, उनका कॉन्क्लेव हो रहा था, उन्होंने रद्द कर दिया। और खबर ये आई, न्यूज़ लॉन्ड्री ने खबर छापी है कि अमन चोपड़ा जो न्यूज़ 18 के एंकर हैं, उन्होंने जिस तरह की बेहुदा भाषा में तमाम तरह की जो नफरती भाषण दिए, नफरती बातें की, खासकर एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, उसके जवाब में ऐसा हुआ है। ये न्यूज़ लॉन्ड्री की खबर छपी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक स्टेट तक की बात सीमित रही? क्योंकि दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, दोनों कद्दावर नेता हैं। ये तमाम तरह के जो दरबारी सरकारी वो लोग जो न सिर्फ के एक समुदाय का लगातार डिमोनाइजेशन करते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भारत का दुश्मन बनाने, देश का दुश्मन बताने, एंटी नेशनल बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो क्या इस पर कोई एक ऐसी सेंट्रलाइज पॉलिसी, क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो इस पर कोई एक राय ले कि वाकई इन दरबारी सरकारी चैनलों का हम बॉयकॉट करेंगे, इनको हम पैसा नहीं देंगे, हम इनको एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, हम इनको वैधता नहीं देंगे वहाँ बैठकर इनके चैनलों में? मैं जानना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि इस पर क्या एक राय ले रहे हैं या फिर नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं जिक्र कर रही थी अभी आपसे, हरियाणा का, और अब बात आ गई मध्य प्रदेश की कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में क्यों जो बागेश्वर बाबा हैं, जब वो धड़ल्ले से खुलेआम ये व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बातें करता है, एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाता है, महिलाओं को लेकर इतने घटिया भद्दे बयान बोलता है कि मैं इस कार्यक्रम की गरिमा को मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ, अपनी गरिमा को सुरक्षित रखना चाहती हूँ, और आपकी भी, कि मैं इस तरह के बयान यहाँ आपको नहीं सुनाऊंगी जो ये व्यक्ति बयान देता है। क्यों इस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी खुली बाहों के साथ इसको क्यों कबूल कर रही है मध्य प्रदेश में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बागेश्वर ज़रूरी है? मैं चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस पर ज़रूर एक स्टैंड लें और बताएं कि क्या, हमेशा से मैं ये कहती रही हूँ कि जो ऑपोजिशन है, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ हों, जब धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा वो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म या सॉफ्ट हिंदुत्व, इसको अपनाने की कोशिश करता है और एक राजनीतिक या मैं कहूँगी चुनावी जवाब देने की कोशिश करता है भाजपा का। मैं समझती हूँ कि जब तक हार्ड सेक्युलरिज्म, हार्ड हिंदुत्व और हार्ड कम्युनलिज्म का जवाब जब तक हार्ड सेक्युलरिज्म से नहीं दिया जाएगा, चुनावी तौर पे भी ये नुकसानदेह सौदा है ये कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि बागेश्वर धाम जो हैं, ये बागेश्वर जो बाबा हैं, ये महोदय, इनके बारे में राहुल गांधी क्या समझते हैं? कुछ जानकारों ने ये भी बात उठाई है कि मणिपुर का जो पूरा संकट है उसमें जो मैतेई समुदाय है, जो हिंदू समुदाय है, उसको जब एक आदिवासी जब दर्जा दिया जा रहा था तब कांग्रेस ने वहाँ पर कोई क्लियर स्टैंड क्यों नहीं लिया, इसको लेकर भी सवाल है। हालांकि मैं इस बात की मैं ज़रूर अंडरलाइन करना चाहती हूँ इस बात को कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद राहुल गांधी वहाँ गए, उन्होंने मरहम लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे उन्हें अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब जो आइडिया ऑफ इंडिया है, हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने लंबा वक्त गुजारा और ये बताया कि वो इस तरह की विभाजनकारी नीति के खिलाफ हैं, वो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस बंटवारे के ख़ास खिलाफ हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ भाजपा विरोध और नरेंद्र मोदी विरोध ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है?
कांग्रेस पार्टी को यहाँ बताना होगा कि जिस गांधी नेहरू का जिक्र वो बार बार कहते हैं और जिस नेहरूवियन दौर का वो जिक्र करते हैं, नेहरूवादी दौर, नेहरूवियन दौर का वो जिक्र करते हैं, वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। और उसमें खुद कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री नेहरू जी की अपनी बेटी इंदिरा गांधी, उनका भी एक बड़ा किरदार है। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जितने सिद्धांत थे उन पर वार करने, चाहे उनकी तानाशाही प्रवृत्तियां रही हों, चाहे उनकी सांप्रदायिकता रही हो, इन तमाम चीज़ों को मिला जुला कर देखें तो एक बड़ा प्रहार खुद किया इंदिरा गांधी ने। मुझे लगता है वो नेहरूवियन दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 90 के दशक से जिस तरीके से पूरी मंदिर की राजनीति चली और फिर मंडल की राजनीति ने उसका काउंटर करने की कोशिश की, इन सब के दौरान पिछले 30-40 सालों में नेहरूवियन जो एरा है, जो नेहरूवियन दौर है, जो वो राजनीति है, वो ख़त्म हो चुकी है। हम देखना चाहते हैं कि अब राहुल गांधी क्या नई राजनीति लाना चाहते हैं, उनका जो भारत नाम का विचार है वो क्या है। सिर्फ नरेंद्र मोदी विरोध या बीजेपी विरोध ये आइडिया नहीं हो सकता। अब 1 दशक हो चुका है नरेंद्र मोदी को भी, यहाँ पर 1 दशक हो चुका है राहुल गांधी को भी, ये बताते हुए कि किस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने एक बहुत, जो मैं कहूँगी एक ऐसा काम है, बहुत मुश्किल काम, जिस तरह से उनकी छवि को ख़राब किया गया था, पप्पू की छवि बनाई गई थी, उनकी राहुल बाबा की छवि बनाई गई थी, जिस तरह से उनको राजकुमार और शहजादा और शहंशाह तमाम तरह के शब्दों से नवाजा गया था, उस सब को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप को कई मायनों में इस्टेब्लिश किया, चाहे वो कर्नाटका की जीत रही हो, चाहे वो इंडिया अलायंस में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, या भी मैं कहूँगी भारत जोड़ो यात्रा रही हो। आम लोगों से बातचीत करके वो एक सीधा संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरबारी सरकारी मीडिया को उन्होंने चुनौती भी, एक हद तक उन्होंने चुनौती भी दी है। लेकिन ये तमाम जो बिंदु हैं, मैं चाहती हूँ कि अब जब बताया जा रहा है कि शेर नहीं बब्बर शेर बन के राहुल गांधी अब पार्लियामेंट में बोलेंगे, मुझे भी इंतज़ार होगा कि क्या बोलेंगे संसद में वो, लेकिन इन 5 बातों को वो याद रखें तो भारत के लिए, भारत में जो विपक्ष का स्थान है, जो बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा 2024 के चुनाव के मद्देनजर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।